बदलदी वेखी मैं जग बदलदा वेख्या मैं बदलदे वेखे अपने मैं रब बदलदा वेख्या सब कुछ बदल गया। दोस्तों नमस्कार। सफलता के इस सफ़रनामे में मैं विजय पूनिया आपका स्वागत करता हूं और आज मैं जिस शख्स से आपको मिलाने वाला हूं वो अपने आप में ब्रांड है मेरे दोस्तों, उन सब बच्चों के लिए जिन्होंने सपना देखा है मेडिकल लाइन में जाने का, जिन्होंने ये सोच रखा है कि मुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन वो छोटी छोटी बातों को लेकर के कई बार मायूस हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। तो मेरे दोस्तों उस डिप्रेशन की दवा के रूप में मैं आज आपके सामने यह इंटरव्यू लेके आया हूँ। कहीं ना कहीं आज की इस बातचीत में आपके मन के सारे जो डाउट हैं, आपके मन में जो एक डर है मेरे दोस्तों नीट को लेकर के, कहीं ना कहीं वो दूर होगा। तो मैं मिलाने वाला हूं आपको आज एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने नीट 2023 के अंदर 675 यानी मेरे दोस्तों 675 जैसा एक बहुत बड़ा स्कोर खड़ा किया है। तो मेरे साथ हैं डॉक्टर जयप्रकाश। तो जयप्रकाश आपका स्वागत है विजय एजुकेशन पर। और सबसे पहले जयप्रकाश आप जो हैं अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा, आप कहां से बिलोंग करते हैं? थैंक यू सर। मेरा नाम जयप्रकाश है। मैं बोर सारनान धोरीमना तहसील के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं, जिला बाड़मेर है जी। तो आप राजस्थान बाड़मेर से बिलोंग करते हैं और बाड़मेर के धोरीमना कस्बे के अंदर बोर चारणान नाम से एक छोटा सा ग्राम है और यहाँ से जयप्रकाश का सफ़र शुरू होता है। तो जयप्रकाश के पिताजी का नाम धर्माराम जी हैं और जयप्रकाश ने अपनी जो स्टडी है वो किस प्रकार से की, इनकी स्ट्रेटजी क्या रही और आखिर इस मुकाम को कैसे हासिल किया, इन सभी मुद्दों को लेकर के आज हम बात करेंगे। तो मैं अगला क्वेश्चन जयप्रकाश से पूछना चाहूँगा कि जयप्रकाश आप ये बताइए कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से शुरू हुई, आपने अपनी स्टडी शुरू कहाँ से की? स्टडी के शुरुआती दौर पे मैं ग्रामीण इलाके से ही पढ़ा और 10th तक मैंने ग्रामीण स्कूल से की। उसके बाद 11th में विजय स्कूल धोरीमना में आ गया और 11th विजय स्कूल से कंप्लीट की और 12th बाड़मेर से की। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आपने अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा है आपके ही गांव बोर चारणान से की। तो मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि आपके मन में पहले से ही नीट जैसे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का था या आपने 12th करने के बाद सोचा कि मुझे अब जो है मेडिकल लाइन में जाना है, मुझे नीट जैसे एग्ज़ाम को जो है क्वालिफाई करना है? आपने ये पहले से तय कर रखा था या आपने बाद में जो है अपना टारगेट सेट किया? देखिए, नीट जैसे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का सपना मेरा कोरोना काल में मरीजों की गंभीर हालत देख के ही हो गया। तो उसमें मरीजों की गंभीर हालत देखी तो मैंने ठान लिया कि बनना है तो डॉक्टर ही बनना है और लोगों की सेवा करनी है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं बहुत सा जो है यहाँ पर स्ट्रगल है जयप्रकाश की लाइफ में भी, और कहीं ना कहीं जयप्रकाश एक ग्रामीण तबके से बिलोंग करता है। और मेरे दोस्तों इंडिया के अंदर लगभग 21 से 22 लाख बच्चों ने यह नीट का एग्ज़ाम दिया है। उन लाखों बच्चों को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ करके अग्रणी पायदान लगभग 2000 के आसपास जयप्रकाश की रैंक रही है, मैं अभी पूछूंगा। लेकिन उससे पहले मेरे साथ हैं हनुमान जी। तो जयप्रकाश के जो गार्जियन हैं, जो अभिभावक हैं, मैं उनसे आपको मुखातिब करवाने वाला हूं, क्योंकि वास्तव में जो सच्ची मेहनत है ना वो अभिभावकों की ही होती है। अभिभावकों का जो सपोर्ट है, माता पिता का जो परिजनों का सपोर्ट है, वो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे साथ धर्माराम जी भी है और हनुमान जी भी हैं। तो मैं हनुमान जी आपसे पूछना चाहूँगा कि जयप्रकाश की जब शुरुआती पढ़ाई, जब जयप्रकाश धोरीमना से या बोर चारणान से जब पढ़ता था, तो उस समय से ही आपके मन में इस बच्चे को लेकर के क्या था, और बच्चा वास्तव में घर पे आने के बाद इसकी पढ़ाई के प्रति किस तरह की लगन थी, और इस दरमियान आपने बच्चे के लिए कौन कौन से प्रयास किए? ठीक है, आपने किस तरह का माहौल देने का प्रयास किया? हनुमान जी। थैंक यू सर। हम
आज ऐसे शख्स से मिले हैं सौभाग्य से, जो हमारी आवाज़ और जयप्रकाश की आवाज़ देश दुनिया में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी शिक्षा में एक बदलाव आए और वो कुछ प्रेरणा ले। विजय एजुकेशन पूनिया सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम एक ग्रामीण परिवेश से हैं और साधारण सिंपल परिवार से हैं, और हमारे ये भाई का लड़का है, भतीजा है, जो संयुक्त फैमिली से हम बिलोंग करते हैं। और इस बच्चे की शुरुआती दौर से भी बहुत सरल स्वभाव और पढ़ाई में बहुत अच्छी लगन थी, इसलिए हमने भी सोचा कि ये फालतू के जो खर्चे हैं इनको कम करके इस बच्चे की पढ़ाई के ऊपर पैसा खर्च किया जाए तो शायद ये पैसे इसकी ज़िंदगी बना देगा। इसलिए हमने कठिन परिश्रम करके, हमारा व्यवसाय खेती है, उसमें खेती पर हमने ध्यान दिया और मेहनत मजदूरी की, और उससे इस बच्चे की फ़ीस वगैरह जो भी हमने वहन किया तो वो हमारा फ़र्ज़ था, वो हमने निभाया। लेकिन वास्तव में बच्चे ने भी अपना फ़र्ज़ और अपने जो लक्ष्य था वो इनका अटल था। हम मजाक में भी कभी पूछते थे तो इसने कहा था कि मैं डॉक्टर बनूंगा, तो हमने सोचा क्या वास्तव में डॉक्टर बन जाएगा, लेकिन उसकी लगन थी। तो साथियों, जगो उठो, जब तक मत बैठो, जब तक लक्ष्य हासिल नहीं हो। एक साल में पहली बार में ये थोड़ा सा कुछ अंकों से पीछे रह गया, तो हमने भी इसको मोटिवेट किया, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, आगे प्रयास करो, आखिर मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और इन्होंने दूसरी बार में तय कर लिया और ये मुकाम हासिल किया है गुरुजनों की और अपने बूढ़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से। तो हम आप सभी पढ़ने वाले भाई और बहनों को ये कहना चाहते हैं कि हमेशा कड़ी मेहनत, लगन और शांति और धैर्य से आप मेहनत करो और मोबाइल से दूर रहो। सबसे सर्वश्रेष्ठ इस बच्चे का एक ही रीज़न है कि ये बच्चा मोबाइल के नज़दीक भी नहीं आया, ये मेरा फर्स्ट स्टैंड पॉइंट है, और अच्छी लगन। धन्यवाद, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, हनुमान जी ने बहुत बड़ी बात बता दी, बहुत बड़ी बात। सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहूँगा कि वास्तव में इस तरह के अभिभावक सभी बच्चों को मिले। बच्चों और गार्जियंस भी बहुत से देख रहे हैं, क्योंकि विजय परिवार से लगभग 5 लाख से भी ज़्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि आज का ये जो इंटरव्यू है, इससे आपको बच्चों सीख मिलनी चाहिए। मैं चाहता हूँ प्रत्येक घर में डॉक्टर जयप्रकाश के जैसे स्टूडेंट हो और हनुमान जी के जैसे अभिभावक हो। वास्तव में हनुमान जी, धर्माराम जी, इनकी मेहनत के बदौलत ही आज बच्चा इस मुकाम पे पहुंचा है, लेकिन इन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, ठीक है। और जो बड़ी बात बताई है कि शुरुआत से ही हमने ये ठान लिया था कि बच्चे का जो टारगेट है, बच्चे का जो लक्ष्य है, उसके लिए हम हमारी तरफ से हर संभव प्रयास करेंगे। तो बहुत बढ़िया बात बताई हनुमान जी ने। अब मैं वापस जाना चाहूँगा जयप्रकाश के बाद, और इसके बाद मेरे साथ हैं सर केसरा राम जी, जो कि विजय मेमोरियल स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं और बड़े लंबे समय से बच्चे को गाइड किया, बच्चे को आगे जो है किस फील्ड में जाना चाहिए, कहाँ से कोचिंग करनी चाहिए, इसको लेकर के भी बच्चे को हमेशा गाइड किया। तो मैं जयप्रकाश से पहले पूछना चाहूँगा कि जयप्रकाश, आपकी रैंक कौन सी रही, नंबर कितने आए, कैटेगरी रैंक क्या है, पहले तो मुझे ये बताएं। और साथ में मुझे आप ये भी बता दो कि आपका अब लक्ष्य कौन से मेडिकल कॉलेज में जाने का है। मेरा नीट स्कोर 675 है और ऑल इंडिया रैंक 2316 है। ओबीसी कैटेगरी रैंक 672 है। और आगे मेडिकल कॉलेज की रही बात में, मेरा टारगेट एम्स है और एम्स में भी एम्स ऋषिकेश जैसा सुना है और देखा है कि टॉप कॉलेज है। बिल्कुल बच्चों, आपने सही सुना। ओबीसी कैटेगरी के अंदर महज 500-600 की रैंक एक छोटी बात नहीं है। ये 20 लाख से भी ज़्यादा बच्चों ने ये एग्ज़ाम दिया है और उसके अंदर 2000 के अंदर आना, 2000 के आसपास रैंक है, ये छोटी बात बिल्कुल नहीं है मेरे दोस्तों। आपको प्रेरणा लेनी चाहिए इस बात से कि एक ग्रामीण तबके से आने वाला बच्चा, एक ग्रामीण किसान परिवार से बिलोंग करने वाला बच्चा, जहाँ पर जिन गाँवों के अंदर अभी 12th की स्कूलें बनी हैं, जहाँ कोई कॉलेज नहीं है, जहाँ कोई कोचिंग नहीं है, जहाँ कोई बहुत बड़े लोग गाइड करने वाले भी नहीं हैं, ठीक है, वहाँ से हमारे सामने डॉक्टर जयप्रकाश जैसा विद्यार्थी, जिसने इतनी बढ़िया मेहनत करके ये रैंक हासिल की है बच्चों, ये अपने आप में प्रेरणादायक है। इनके जो अंक है
और अभी तो मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताऊंगा, आपको लगेगा कि वास्तव में हम मेहनत कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। एम्स में बिल्कुल आराम से सिलेक्शन हो रहा है जयप्रकाश का। अब जयप्रकाश मैं ये पूछना चाहूँगा कि 10th में आपके परसेंटेज कितने थे, क्योंकि बच्चे ये जानना चाहेंगे कि जब आपके नीट में इतना बढ़िया स्कोर रहा है तो 10वीं में फिर तो आपके बहुत अच्छे नंबर रहे होंगे। 10th में अपने नंबर बताइए कितने आए आपके। देखिए, शुरुआत से ही मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट रहा हूँ, इतना ज़्यादा कोई इंटेलिजेंट नहीं था। 10th का परसेंटेज देखा जाए तो मेरा 69 परसेंटेज है। अब बच्चों, हम कई बार ये कहते हैं ना कि नहीं नहीं नहीं, मेरे तो टेस्ट में नंबर नहीं आए, मेरे परसेंटेज कम थे, नहीं तो मैं भी डॉक्टर बन जाता, मैं भी इंजीनियर बन जाता, मैं भी नर्सिंग ऑफिसर बन जाता। ये छोटी छोटी चीज़ें लेकर के कई बार हम खुद को ही कहीं ना कहीं मेरे दोस्तों कमज़ोर करते हैं। तो परसेंटेज अहमियत नहीं रखते, मेहनत अहमियत रखती है। बच्चे ने मेहनत करी है, परसेंटेज के सामने देख करके अगर उस दिन ये सोचा होता कि परसेंटेज कम है, बच्चे को साइंस ही नहीं दिलाएंगे, आर्ट्स दिला देंगे, या कुछ गार्जियन और सोच लेते, तो क्या आज जयप्रकाश यहाँ पे होता? नहीं होता। तो मेरे दोस्तों, आपके अंदर प्रतिभा है, केवल परसेंटेज ही सब कुछ नहीं है। तो इसलिए इस मामले में सोचने की ज़रूरत है। मेरे साथ जो है केसरा राम जी चौधरी हैं, जो खुद विजय मेमोरियल स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं और बच्चे को हमेशा मोटिवेट भी किया है। तो सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आज के इस परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे बच्चे हैं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन गांव से बिलोंग करते हैं। तो कई बार प्रतिभाएं जो हैं, या तो पैसों की वजह से या इस परसेंटेज के जो हैं मसले में कहीं ना कहीं या तो दब जाती है या दबा दी जाती है बहुत से लोगों के द्वारा। उनको होपलेस कर दिया जाता है कि नहीं नहीं, ये तेरे से नहीं होगा। तो इस मामले में सर आपके क्या विचार हैं? आप बच्चों को क्या कहना चाहते हैं जिनकी इच्छा है मेडिकल लाइन में जाने की? थैंक यू सर। जिन विद्यार्थियों की मेडिकल लाइन में जाने की इच्छा है, तो उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि परसेंटेज कोई विशेष मायना नहीं रखता है। अगर विद्यार्थी का लक्ष्य तय है, टारगेट तय है, तो नॉर्मल विद्यार्थी का आसानी से सिलेक्शन हो जाता है। और इससे पहले एक विद्यार्थी इसी स्टूडियो में आया था और उसके लगभग 60 परसेंटेज आसपास थे, और उसने भी एनटीए द्वारा आयोजित एग्ज़ाम में बहुत अच्छी रैंक हासिल की। और यूँ देखा जाए तो डॉक्टर जयप्रकाश भी एक औसत विद्यार्थी रहा है, तेज़ तरार और बहुत अति प्रतिभाशाली विद्यार्थी नहीं रहा। एक औसत विद्यार्थी होते हुए भी उसका लक्ष्य तय था कि मेरे को डॉक्टर बनना है। तो लक्ष्य तय होता है तो परसेंटेज मायने नहीं रखते हैं। और मेरे को जो भी सुन रहे हैं, मैं विगत 21 वर्षों से इस मामले को देख रहा हूँ। जो I5 जिनके परसेंटेज होते हैं 90 क्रॉस, उन बच्चों की बदौलत 60 से लेकर के 90 के बीच वाले बच्चे ज़्यादा सफल होते हैं, क्योंकि वो मल्टीटास्किंग वाले होते हैं और वो माइंड कंसंट्रेशन ज़्यादा करते हैं। तो मेरा तो यही कहना है अभिभावकों को और बच्चों को दोनों को कि आप नॉर्मल और सामान्य स्तर के विद्यार्थी है तो कतई झिझक नहीं रखें, हिचकिचाहट नहीं रखें, सफल नहीं होंगे, बिल्कुल सफल होंगे। और अभिभावकों को भी मेरा यही कहना है कि अपने पास जो भी आमदनी है वो अपने बच्चों के भविष्य संवारने में लगाएं। आज हम ज़मीन जायदाद और या फिर सोना चांदी जो भी खरीद रहे हैं, ये एक क्षणिक समय के लिए है, और बच्चों पर किया गया निवेश ये आने वाली पीढ़ी को भी इसका फल मिलेगा और ये कई पीढ़ियों तक प्रेरणा भी मिलती रहेगी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप भी इस जयप्रकाश की तरह ही मेहनत करें, और जयप्रकाश के अभिभावक ने जो आपको संदेश दिया उसको भी आप ग्रहण करें। थैंक यू। बिल्कुल, केसरा राम जी सर ने बहुत बड़ी बात बताई है कि अभिभावकों को भी सोचने की ज़रूरत है कि आप अपने बच्चों की प्रतिभा को पहचानिए। हमें बच्चों को वक्त देना चाहिए, उनकी पढ़ाई के लिए हमारी तरफ से जितनी मेहनत बन सकती है हमें भी करनी चाहिए। केवल एक बच्चे का ही फर्ज नहीं है कि वो मेहनत करे, बच्चा अपनी तरफ से करेगा, लेकिन हम भी उसे मानसिक रूप से सपोर्ट दें, और जहाँ पर इकोनॉमिकल रूप से भी सपोर्ट की ज़रूरत है वहाँ हमें देना चाहिए। कई बार प्रतिभा इस वजह से भी रुक जाती है।
तो मैं अगला क्वेश्चन जो है जयप्रकाश से पूछना चाहूँगा कि जयप्रकाश, आपने कोचिंग कब ज्वाइन की, कौन से सेशन में, और आपने नीट के कितने अटेम्प्ट दिए और पहले वाले अटेम्प्ट में आपके कितने नंबर आए, तो इस मामले में भी थोड़ा जानकारी दें। कोचिंग का शुरुआती दौर मैंने 2021 में ज्वाइन किया और 2 अटेम्प्ट दिए नीट के। फर्स्ट ईयर 2022 में जब नीट दिया तो उसमें 543 नंबर रहे मेरे, और अगली साल इस बार 2023 का एग्ज़ाम दिया, उसमें 675 नंबर हासिल किए। तो आपने टोटल 2 अटेम्प्ट दिए, पहले अटेम्प्ट में भी आपका बहुत अच्छा स्कोर रहा, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब आपने कोचिंग में एडमिशन ले लिया तो आपने वहाँ जाने के बाद अपनी तैयारी जो है वो किस तरह से की, आपका स्टडी प्लान क्या रहा? आज जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या जो इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है बहुत सारे बच्चे नीट की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, तो आपने अपना शेड्यूल किस तरह से मैनेज किया? कब कब थ्योरी की क्लास ली, टेस्ट आपने किस तरह से दिए, आपने कौन सी बुक्स को प्रायोरिटी दी, एनसीईआरटी के इत्र भी कोई चीज़ें पढ़ी या केवल एनसीईआरटी पे फोकस किया, आपने अपने सेल्फ नोट्स बनाए या आपने किसी के नोट्स लिए? ये सारी चीज़ें जो आपकी स्टडी की रही और कितने घंटे आपने स्टडी की, ये सारी चीज़ें जो है एक बार बच्चों के साथ आप शेयर करें। देखिए, स्टडी की बात करते हैं तो इसमें शुरुआत से ही अपन जब शुरुआत करते हैं तो उसमें एक तो अपना फिक्स शेड्यूल होना चाहिए और फिक्स टाइम टेबल से पढ़ना चाहिए, और जो शेड्यूल अपन डेली फॉलो करते हैं उसी को आगे हर दिन फॉलो करना चाहिए। और रही बात टेस्ट की कि अपन को एनालिसिस हो जाता है, मालूम चल जाता है कि अपना लेवल क्या है, तो उसका ठीक से एनालिसिस करना चाहिए टाइम टू टाइम, और उसका एनालिसिस होना चाहिए सही ढंग से। बिल्कुल आपने सही कहा कि एक तो पहले हमें हमारा शेड्यूल बना लेना चाहिए और दूसरी चीज़ उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही पढ़ना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपको डेली जितना पढ़ाया जाता है वो चीज़ें उसी दिन आपको कवर कर लेनी है। अब मैं ये भी पूछूंगा कि आपने कौन सी बुक्स को प्रायोरिटी दी, क्योंकि बहुत से लोगों का ये कहना है कि अलग से कोई नोट्स लाने पड़ेंगे, ठीक है, तब जा कर के कहीं आप नीट क्वालिफाई कर पाएंगे। आपने बहुत सारी चीज़ें अलग की या एक बाकी एक नॉर्मल बच्चा जैसे प्रिपरेशन करता है या जो अपनी अक्सर लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी को प्रायोरिटी देनी चाहिए, तो आपने एनसीईआरटी को ही प्रायोरिटी पे रखा या कुछ और? स्टडी मटेरियल की बात करें तो इसमें बायोलॉजी की तो मेन देखा जाए तो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी से बाहर करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, और मैंने एनसीईआरटी को ही फॉलो किया है। और फिजिक्स केमिस्ट्री की रही बात तो उसमें सर के क्लास नोट्स और थोड़ी बहुत टाइम मिले तो एनसीईआरटी को प्रायोरिटी देनी चाहिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी चाहिए नॉर्मल। बिल्कुल, ये बड़ी बात है। और बच्चों मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी आपके लिए एक तरह से मैं कह रहा हूं कि भगवान का एक रूप है। आप ये मान के चलो, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आपको एनसीईआरटी की बुक्स लाइन टू लाइन बढ़िया तरह से तैयार करनी है, लेकिन वो तैयार तभी कर पाओगे जब रेगुलर आप थ्योरी की क्लास लोगे, ठीक है, अपने सेल्फ नोट्स बनाओगे। तो ये बड़ी बात निकल के आई। अब मैं ये पूछना चाहूँगा कि जब आप इस बार सेकंड अटेम्प्ट जब देने के लिए नीट का एग्ज़ाम देने के लिए गए तो उस समय एग्ज़ाम हॉल का माहौल आपको किस तरह का लगा? जब आप एग्ज़ाम देने के लिए आपने स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन अटेंड किए, आपको तब से ही भरोसा था कि इस बार जो है आपका स्कोर इतना बढ़िया आ जाएगा? तो उस समय आपके माइंड में क्या चल रहा था? क्योंकि उस दरमियान बहुत सारे बच्चे आकर के 50% ऐसे कैंडिडेट है जो ड्रॉप लेते हैं, लेकिन वो एग्ज़ाम हॉल को कहीं ना कहीं मैनेज नहीं कर पाते, उस समय होपलेस हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। तो उस समय का माहौल कैसा था और आपने किस तरह से उस टाइम को मैनेज किया? एग्ज़ाम हॉल की बात करें तो यदि कोई मेन बात को प्रायोरिटी जाती है तो वो होता है अपने खुद का कॉन्फिडेंस। यदि अपन कॉन्फिडेंस लेके चलते हैं तो पूरा पेपर नॉर्मल जाता है। और रही बात पेपर को कैसे हैंडल करें, तो इसमें अपन को पेपर में 2 राउंड करने चाहिए। फर्स्ट राउंड कि एक नॉर्मल क्वेश्चन अपन कर ले और जो सवाल हार्ड लगता है
उसको वहीं पे छोड़ दिया जाए, क्योंकि उसको 5 सेकंड से ज़्यादा का टाइम देना ही नहीं है। यदि अपन ज़्यादा टाइम दिया और उस पर डिस्कस किया तो हड़बड़ाहट हो जाएगी और लोड आएगा, तो फिर आगे का पेपर भी ख़राब जाएगा। इसलिए मेन यही बात है कि रिलैक्स रहो और कॉन्फिडेंस रखो। कॉन्फिडेंस रहा तो पूरा पेपर सही जाएगा अपना। बिल्कुल, ये बड़ी बात है कि जब आप कोई भी एग्ज़ाम हो, ये नीट का बताया, कोई भी एग्ज़ाम हो, पेपर देने जाते हो तो सबसे पहले आपको जो इजी वे में जो आप एक क्लिक में क्वेश्चन कर सको, पढ़ा आंसर दिख गया कि हाँ ये सही है, पहले वो कर लो आप। इसके बाद में सेकंड राउंड में वो क्वेश्चन आपको करने चाहिए जो क्वेश्चन टाइम मांग रहे हैं, जिनमें टाइम लग रहा है, जिसमें आपको थोड़ा जो है अपना IQ लेवल वहाँ पे लगाना पड़ रहा है, तो उसके लिए आपको जो है समय देना है। पर दोस्तों, ज़िंदगी में अगर आप संघर्ष नहीं करेंगे तो पहली बात तो संघर्ष के बिना कोई मुकाम हम हासिल कर नहीं पाएंगे, और अगर कर भी लेंगे तो उसमें इतना ज़्यादा मज़ा नहीं है जितना वास्तव में एक व्यक्ति जो है स्ट्रगल करके, संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचता है। इस बच्चे ने एकदम ग्रामीण तबके से, एकदम ग्रामीण परिवेश से मेरे दोस्तों उठ करके ये मुकाम हासिल किया है। ये आपके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है कि आप भी कर सकते हैं। महज 69% 10th के अंदर, और इसके बाद जब 12th बच्चा कर रहा है तब कोविड का दौर आ गया, उस समय काफ़ी डिस्टर्ब हुए कैंडिडेट, तो ये भी डिस्टर्ब हुआ। इसके बावजूद भी एक चांस मिस हुआ, लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि मिस हुआ, उस समय भी स्कोर जो है 550 के आसपास था जयप्रकाश का फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो वो भी कम नहीं था, और सेकंड अटेम्प्ट में आपने देख ही लिया। तो मेरे दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। मैं जयप्रकाश को बधाई देते हुए ये पूछूंगा कि आप इस सफलता का श्रेय किसको देना चाहते हैं? आपने ये सफलता जो हासिल करी है, आप इसका श्रेय किसको देंगे? और दूसरा, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सफलता का मेन श्रेय मेरे माता पिता और गुरुजनों को जाता है, क्योंकि उन्होंने मेरे को गाइड किया और समय समय पे मोटिवेट किया और सही प्रेरणा दी। और जो भाई बहन अभी तैयारी कर रहे हैं उनको मेरी यही सलाह है कि कॉन्फिडेंस रख के पढ़िएगा और रिलैक्स रह के पढ़िएगा और एक सही शेड्यूल से पढ़िएगा, और जिस चीज़ को अपन पढ़ते हैं उनका सही ढंग से एनालिसिस होना चाहिए, और ज़्यादा बहुत सारा मैटर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जिस चीज़ को पढ़ो उसी को पढ़ो और उसी को रिपीट करो और बार बार पढ़िएगा। नई कोई बुक देखने की ज़रूरत नहीं है। जिसको अपन ने पहली बार पढ़ी है और शुरुआत से अपन पढ़ते आ रहे हैं उसी को फॉलो करिएगा। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है कि आप जो हैं शुरुआत से ही अपना जो लक्ष्य है वो तय कर लीजिए, और फिक्स जो कंटेंट है, जो सिलेबस है, उसको ध्यान में रख के पढ़िएगा। और इसके अलावा मेरे दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो जयप्रकाश की सफलता है, इसमें जयप्रकाश ने बहुत मेहनत करी है, और सबसे बड़ा इस सफलता के अंदर जो रोल रहा है वो इनके अभिभावकों का रहा है। हनुमान जी हैं, इनके पिताजी धर्माराम जी भी मेरे साथ हैं। मैं टीम को कहूँगा कि एक बार उन्हें फुटेज में दिखाएं। तो जयप्रकाश के पिताजी हैं, हमारे साथ हैं, और हाँ जी, तो जयप्रकाश के पिताजी भी जो है, इन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया है कहीं ना कहीं, लेकिन पिताजी ने ये कहा है कि जो है मेरी तरफ से हनुमान जी बोलेंगे, तो इतना ज़्यादा अनुभव नहीं है, तो इसलिए इनके पिताजी की तरफ से जो बात रखी है, इनके अभिभावक ही हैं, हनुमान जी ने रखी है, क्योंकि संयुक्त परिवार है। और दूसरी बड़ी बात, हमारे साथ जो हैं केसरा राम जी चौधरी सर हैं, विजय मेमोरियल स्कूल के प्रिंसिपल है। मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगा, और जयप्रकाश के पिताजी का भी, जयप्रकाश के जो अंकल जी हैं हनुमान जी, इनका भी थैंक यू करना चाहूँगा कि आप यहाँ पर पहुँचे। और जयप्रकाश का भी, जो जयप्रकाश की बदौलत आज बहुत सारे गाँव के और दूर दराज इलाके के बच्चे मोटिवेट होंगे, प्रेरणा लेंगे। तो अगेन आपका भी धन्यवाद। और बच्चों, आपने इस सफलता के सफ़रनामा पार्ट 3 को विज़िट किया, इसके लिए आपका थैंक यू। और आने वाले समय में और भी इस तरह की ग्रामीण प्रतिभा आपके सामने होगी। मेरे दोस्तों, हमारा प्रयास है कि ग्रामीण तबके के ऐसे बच्चे जो कहीं ना कहीं बहुत बड़े मुकाम पर पहुंच जाने के बाद भी वो सफलता छिपी रहती है, तो वो सफलता भी कहीं ना कहीं लोगों के सामने आए, वो शख्सियत लोगों के सामने आए, लोग उनसे मोटिवेट हो, इसलिए हमने ये अभियान शुरू किया है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।